Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. हमने हिस्ट्री की जो है इंडियन हिस्ट्री की हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसका एक लेक्चर हो गया था। ऐसे स्टूडेंट जो उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया तो उसे भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश है, हमारी ये काविश है आपकी जो है एग्जामिनेशन में मदद कर रही है, प्रिपरेशन में आपकी जो है कुछ ना कुछ जो है ये हमारा एफर्ट आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, तो इसका इज़हार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोज़ को शेयर और लाइक करके जो है कर सकते हैं। और अगर आपको जो है कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि क्या-क्या कमियाँ हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में। आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं, जिसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है? इवन यूपीएससी तक जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। आप जानते हैं सबसे पहले इंडिया में गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और फिर इसी का नाम चेंज कर कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह इंडिया कर दिया गया और फिर इसी का नाम चेंज कर कर वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो जैसे जैसे नेम चेंज हुए इनकी पावर्स भी जो है वो चेंज होती गई। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट इनके बारे में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जो आपके एग्जामिनेशन में आए और हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। सबसे पहले जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वेरेन हास्टिंग थे। कौन थे? वेरेन हास्टिंग थे। वेरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस टाइम जो डेट थी 1772 थी और 1773 में इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बना दिया गया जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ। और आपको यही क्वेश्चन आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 किस गवर्नर के टाइम में पास हुआ, तो आपका आंसर करेक्ट होगा वेरेन हास्टिंग। तो याद रखेंगे, उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। फिर अगला हम देखेंगे जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ तो यहाँ पर जो है क्या-क्या काम हुए। एक तो ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया। तो ये पहला अटेम्प्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि वो रेगुलेट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर, खुद अब वो है रेगुलेट करेगा अपने गवर्नर से नहीं, बल्कि उस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और अब वो कंपनी के अफेयर खुद जो है वो डील करेगा, उन्हें रेगुलेट करेगा। तो यहीं पर दूसरा काम क्या होता है? एंड ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। अगर हम बात देखें जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है पास हुआ था या वेरेन हेस्टिंग के टाइम में बहुत से जो है रेवेन्यू रिफॉर्म्स आए थे, बहुत से जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स आए थे। इनके टाइम में जो है कुछ वार्स भी लड़ी गई है। वो कौन-कौन सी वार है? बेसिकली 3 वार्स आपको याद रखनी है जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे जो एक्ट था 1781 में एक पास किया गया और इस एक्ट के ज़रिए क्या होता है कि ये क्लियर डिमार्केशन कर देता है। किस चीज़ की डिमार्केशन करेगा कि क्या चीज़ जो है गवर्नर के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, गवर्नर काउंसिल के ज्यूरिसडिक्शन में आती है और क्या चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑफ कोलकाता के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। और आप ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता जो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है? वो भी इसी जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के टाइम में ही जो है एस्टेब्लिश किया गया। इसी एक्ट के तहत जो है वो पास किया गया था कि हमें एक कोलकाता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, मतलब बंगाल उस टाइम का। अब देख लीजिए ये जो डेट है 1774 टू 85 के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये काफ़ी जो है अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग है, बट मैंने आपको बता दिया 72 में वो गवर्नर थे, 73 में वो गवर्नर जनरल बने और 85 तक जो है वो रहे हैं। ठीक है? तो ये एक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का जो है वो डेटा है। तो इसमें कमेंट नहीं करना नीचे कि ये वाली डेट थी या वो वाली डेट, मैंने पहले ही बता दिया। आपकी बुक पे कुछ और लिखी हो सकती है, बट मैं एनसीईआरटी में जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब 1784 की बात करते हैं। 73 में क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 में जो है एक और एक्ट पास होता है जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। Pitt's India Act, this act gave the British government the supreme
सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको पूरा का पूरा जो हक दे दिया गया, एक सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर है उन्हें कंट्रोल करेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में है उसे भी वो कंट्रोल कर सकती है। और यहीं पर याद रखेंगे, ऊपर हमने पढ़ा कि ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड होता है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ड्यूअल गवर्नेंस स्टार्ट होती है। क्या बात को समझना, वेरन हेस्टिंग के टाइम में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1773 में, वो एंड करता है ड्यूअल गवर्नमेंट। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट पास होता है ये एस्टेब्लिश करता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को। मतलब यहाँ पर कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है 24 जो के नंबर में थे, ठीक है, वो बना दिए जाते हैं डायरेक्टर्स, जो कि कमर्शियल फंक्शन देखते हैं कंपनी का। और इसी तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है जिसमें 6 पार्लियामेंट्री कमिश्नर अपॉइंट किए गए, जो कि कंट्रोल करते हैं सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर जो है इंडिया के कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों यहीं पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ जो है वो आपको याद रखनी है। पहली लड़ाई जो है रोहिल्ला वार है। रोहिल्ला वार 1774 में जो है वो लड़ी गई। याद रखेंगे रोहिल्ला वार कब लड़ी गई है, अगर आपके पास कहीं डेट आ जाती है तो याद रखेंगे 1774 में रोहिल्ला वार लड़ी गई है। फिर आप याद रखेंगे फर्स्ट मराठा वार जो है, मैंने आपको सारी की सारी जो है वार अलग से पढ़ाई है। फर्स्ट मराठा वार जो है 1775 से 1782 तक, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में 1776 से 82 भी लिखा है। ये मैं आपको पहले ही बोल दूंगा, जो आपको सुटेबल रखे, आपको बस एक अप्रोक्सीमेट डेट याद रखनी है। फर्स्ट मराठा वार जो होती है 1775 या 6 से लेकर 82 के बीच में लड़ी जाती है। फिर मैंने आपको पहले ही कहा, जब भी कोई वार होती थी उसके बाद अंग्रेज एक ट्रीटी किया करते थे, माहिदा किया करते थे, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ सलबाई किस वार के बाद हुई, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट मराठा वार। और उसके बाद 17 सेकंड मैसूर वार होती है 1780 से लेकर 84 तक, जिसे आप सेकंड एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। ये चीजें आप जो है वो याद रखेंगे, इनके रिलेटेड ये सारे जो काम हुए, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वेरन हास्टिंग थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है, वो ये पॉइंट आता है कि फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, किसने, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो नाम होगा विलियम जोन्स। बट उस टाइम जो गवर्नर थे वो कौन थे, वेरन हास्टिंग थे। तो याद रखेंगे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल बनाई गई। और एक और क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई भगवत गीता की, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मैंने देखा है एग्जामिनेशन में, आप याद रखेंगे 1785 में भगवत गीता की इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई। किसने की, चार्ल्स विल्किंस ने की 1785 में, ठीक है, रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय द चार्ल्स विल्किंस। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो जैसा हमने जो है वेरन हास्टिंग को कंप्लीट कर लिया, बट ये बात याद रखना कि विलियम्स ने जो लिखी थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा था भगवद गीता की ट्रांसलेशन का इंग्लिश में, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में सबसे पहले इनका टाइम पीरियड क्या था, 1786 लेकर 93 तक था। और इन्हीं के टाइम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वार है वो कौन थी, थर्ड मैसूर वार, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ द श्रृंगापट्टनम होती है। थर्ड मैसूर वार का टाइम पीरियड क्या होगा, 1790 से लेकर 1792 के बीच में होगी। और इनके बाद जो है ट्रीटी ऑफ द श्रृंगापट्टनम होती है 1792 में होती है। और यहीं पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल एंड बिहार इन 1793 में। पहली बात कि यहाँ पर थर्ड मैसूर वार लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम में होती है। सेकंड बात ट्रीटी ऑफ द श्रृंगनापट्टनम 1792 में जस्ट वार के बाद होती है। तीसरी बात, इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल एंड बिहार इन 1793। उसके बाद आप एक बात याद रखेंगे, इन्होंने जो है कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। रेवेन्यू को जो है जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट किया, और इन्होंने एक पोस्ट भी बनाई जिसे कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट।
तो क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इन्हीं को कहा जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के फादर कौन थे? तो याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे इंडिया में सिविल सर्विस के फादर, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जुडिशियल रिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भी जो है वो जो है बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है सेपरेट किया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। और इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे बहुत से सर्कल्स, जिसमें थानास थे, दरोगास थे, ये सारी चीजें जो है वो जो इन्होंने लेके आए थे अपने टाइम में। ठीक है, और दरोगा जो था वो एक इंडियन हुआ करता था। तो ये हमने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में। ठीक है, जब हम कभी-कभी डिटेल में पढ़ेंगे किसी बड़े एग्जामिनेशन के लिए, तो इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी जो है हम आपके एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज़ करा रहे हैं। इन्हीं के टाइम में एक और काम हुआ था, वो ये था कि ट्रांसलेशन हुई थी अभिज्ञान शकुंतलम की, इंग्लिश में। और ये किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। तो याद रखेंगे, विलियम जोन्स जो थे, जिन्होंने जो है फर्स्ट एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल भी बनाई थी, उन्हीं के ज़रिए जो है ट्रांसलेशन की गई थी अभिज्ञान शकुंतलम की इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगला हम देखेंगे पॉइंट, वो होगा सर जॉन श्यूर के बारे में। ठीक है, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, सर जॉन श्योर जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इनके बारे में 3 काम आपको याद रखने होंगे कि ये पहला चार्टर एक्ट लेके आए थे। और आप जानते हैं पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था। तो इनका टाइम पीरियड 1793 से लेके 98 तक था। हमारे पास टोटल कितने चार्टर एक्ट आए हैं? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया है। ठीक है, तो सर जॉन श्यूरे जो थे, ये पहला चार्टर एक्ट लेके आए थे 1793 में। एंड इट आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। हमने ऊपर देखा परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम में कि वो इंट्रोड्यूस किए थे। बट इन्होंने भी उसमें आके जो है, इनके बाद जब ये गवर्नर जनरल बंगाल बने, तो इन्होंने भी उसमें काफी काम किया। तो याद रखेंगे, प्लान द परमानेंट सेटलमेंट एंड लेटर सक्सीडेड द कॉर्नवेलिस एज अ गवर्नर जनरल। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनके टाइम में कौन सी वार हुई। तो इनके टाइम में जो वार हुई थी, बैटल ऑफ खरेदा हुई थी। बैटल ऑफ खरेदा किस किस के बीच में हुई थी? निजाम एंड मराठास के बीच में हुई थी। ठीक है, 1795 में हुई थी। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आप जो है वो नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर नहीं भी करेंगे, एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें जो है वो हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, 1798 से लेके 1805 के बीच में जो टाइम पीरियड था, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ले के बारे में 1798 से लेकर 1805 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। इनके टाइम में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो याद रखेंगे आप। पहली बात जो होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस 1798 में लाए थे, इन्हीं के टाइम में जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। फर्स्ट अलायंस जो थे वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फॉलोड बाय मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा एंड भंसोले एंड द सिंधिया। तो इनके साथ में जो है एक ट्रीटी भी की थी। एक्चुअली में जो ट्रीटी हुई थी, ये सारा जो है वार के बाद ही ट्रीटी हुआ करती थी। तो इनके टाइम में 2 वार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक वार का जो है मेंशन किया गया है, दूसरी का नहीं, कि मैं बता देता हूँ। इनके टाइम में जो पहली वार हुई थी, वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई थी 1799 में। तो इस 98 में आए थे, 99 में जो है वो वार हुई थी। वो कौन सी वार थी? ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। और आप जानते हैं जो टीपू सुल्तान है, उनकी डेथ भी उसी टाइम में हुई थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हुई थी। और इन्हीं के टाइम में जो है सेकंड एंग्लो मराठा वार भी होती है। सेकंड एंग्लो मराठा वार जो थी, वो 1803 से 1805 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी 1802 में हुई थी। ये किस वार के बाद हुई थी? ये हमारी मैसूर वार के बाद में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वार में, ठीक है, एंग्लो मराठा वार में क्या होता था, इन्होंने जो डिफीट किया था इसमें हमारे पास जैसे सिंधिया है, इन्हें डिफीट किया था, भोंसले को डिफीट किया था, होलकर को किया था। इन सारे जो जो पर मैंने नाम लिए, इनको डिफीट किया था।
और उनके बाद जो है इनसे ट्रीटी कर ली गई थी। तो ये जो है पॉइंट याद रखेंगे इसमें लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में जो इंट्रोडक्शन हुआ था सब्सिडियरी अलायंस का। इन्हीं के टाइम में जो है वो मैसूर में जो है 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। इन्हीं के टाइम में ट्रीटी ऑफ द बेसिन जो है 1802 में साइन की गई। इन्हीं के टाइम में जो है वो 2nd एंग्लो मराठा वार भी हुई थी। तो उम्मीद है कि इतना जो है आपके लिए काफ़ी है, याद रखना। तो अगला देख लेंगे हम। अगला पॉइंट हमारे पास है जॉर्ज बारलो के बारे में। देखिए जॉर्ज बारलो उतने फेमस नहीं हैं और ये जो है 2 साल ही रहे। इनके टाइम में सिर्फ एक ही काम हुआ है, विलोर मुटिनी हुआ था 1806 में और फिर इनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटा दिया गया था। फिर आते हैं हमारे पास लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से लेकर 1813 में। इनके लिए आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, वो ये था कि इन्होंने कंक्लूड की थी ट्रीटी ऑफ द अमृतसर जो महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 में। तो वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे, ट्रीटी ऑफ द अमृतसर महाराजा रंजीत सिंह के साथ। और इन्हीं के टाइम में चार्टर एक्ट, सेकंड चार्टर एक्ट पास किया गया था 1813 में। पहला कब पास किया गया था? 1793 में। और सेकंड जो गया था वो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम में चार्टर एक्ट जो है 1813 में पास किया गया था। इतना आपके लिए जो है सफिशिएंट है, याद रखना। फिर हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में 1813 से लेकर 23 तक था, 10 साल तक इनका टाइम रहा। और दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वार। इन्होंने ऐसी ही पॉलिसी अपनाई थी जिसकी वजह से जो है वो लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ ये हुआ करती थी, उनके बीच में घुस जाते थे, इंटरवेंट करते थे। तो इसी वजह से जो है इनके टाइम में जो है वो 2 लड़ाइयाँ भी हुई जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो एंग्लो नेपालीज़ वार है, 1813 से 1830 तक चली। जब तक ये रहे तब तक जो है ये वार भी चली। और उसी के बाद जो है थर्ड मराठा वार जो है वो थर्ड एंग्लो मराठा वार जिसे हम कहेंगे 1817 से 1818 के बीच में चली, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी एंड क्रिएशन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और यहीं पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो बना दी गई। और इसी के बाद थर्ड एंग्लो जो मराठा वार हुई थी, तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है हेस्टिंग फोर्स द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज ऑन पेशवा एंड सिंधिया। इनको काफ़ी जो है वो मजबूर कर दिया गया था। तो इसके बाद जो है पिंडारी वार जो है वो स्टार्ट होती है। और ये भी याद रखेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम जो है थॉमस मुनरो जो है वो लेके आए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में ये भी कब अक्सर जो है एग्जामिनेशन में आता है कि 1820 में आया था, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास बाय थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर थे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, और हेस्टिंग ने काफ़ी जो है फोर्स किया था, ह्यूमिलेट किया था। ठीक है, ट्रीटीज जो की थी फिर पेशवा और सिंधिया के साथ। सिंधिया मतलब सिंधिया परिवार जो आज है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला हमारे पास है लॉर्ड एमहेस्ट। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड था 5 साल रहा, 1823 से लेकर 1828 के बीच में रहा। और इनके टाइम में भी जो है वार्स हुई। पहली बर्मीस वार जो थी, फर्स्ट बर्मीस वार जो थी इनके टाइम में हुई। कब से कब तक हुई? 1824 से लेकर 26 तक हुई। और वार के बाद 26 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन कर दी गई। और अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ यंडाबू कब साइन की गई? फर्स्ट ये बर्मीस वार के बाद 1826 में साइन की गई है। और आप ये एक पॉइंट याद रखेंगे कि इन्होंने किस एरिया को कैप्चर किया था? कैप्चर ऑफ भारतपुर। ठीक है, 1826 में जो है वो भारतपुर को जो है वो कैप्चर कर लिया गया था। तो ये जो थे कुछ वो हमारे पॉइंट थे। और इनके बाद जो है 1828 के बाद जो है लॉर्ड डब्ल्यू बेंटिक आते हैं। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक आते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी तक चल रहे थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस कर दिया जाता है लफ्ज इंडिया से। ठीक है, अब आप कहीं भी जो है बंगाल नहीं पढ़ेंगे, आप इंडिया पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ऊपर हमने देखा वेरेन हास्टिंग जो थे, ये पहले क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्वेश्चन अगर आएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेरन हास्टिंग। ठीक है, तो आखिरी कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर 1828 में जो कौन बने?
ये बने हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिंक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और यह आते ही जो है एक एक्ट पास किए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो अगर पूछा जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो किसके टाइम में पास होता है, वो किसके टाइम में पास होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो है वो पास होता है। तो यहाँ पर क्या काम होता है, जो ये क्या एंड करते हैं, कंपनीज की ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, जो कंपनी जो ट्रेड मोनोपोली चला रही थी टी में, ठीक है, विद चाइना के साथ, ये जो है वो एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1803 जब पास होता है, ही वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो है इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, और इससे पहले जो डेजिग्नेशन था वो क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी याद रखेंगे। दे आर कैरीड आउट सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म जो है वो किए थे अपने टाइम में। इन्हें माना जाता है मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे, किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को फादर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कर्सर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं ठीक कर लेता हूँ। तो वो कौन-कौन से जो है ये काम कर चुके थे वो देखेंगे। कैरी आउट द सोशल रिफॉर्म लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो ये जो प्रैक्टिस थी, सती प्रैक्टिस थी, इसका प्रोहिबिशन इन्होंने किया 1829 में किया। एनलाइटमेंट ऑफ द ठग्स इन 1830 में किया। ऑन मकॉलेज रिकमेंडेशन इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। इंग्लिश को मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन बना दिया गया। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, मैंने अपने फेसबुक पेज पे कुछ एक महीने पहले ऐसे क्वेश्चन जो अपलोड किए हुए हैं, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पुरानी पोस्टें ढूंढ कर। तो इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ द हायर एजुकेशन जो है बना दिया गया था। ठीक है, तो आप इसी वजह से जो है इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया जो है वो कहा जाता है। इनके टाइम में भी जो है वो वार्स हुई, जैसे कि वार नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि इन जो रीजन जो ऐसे थे जिन्हें ये चाहते कहते थे कि यहाँ पर मिस गवर्नेंस जो है वो हो रहा है। तो जिन रीजन्स को इन्होंने अपने साथ एनेक्स किया मिस गवर्नेंस कहकर, वो जैसे कि रीजन थे, मैसूर का था, उसको 1831 में इन्होंने एनेक्स कर दिया। मैसूर के बाद कूर्ग का रीजन 1834 में उसे एनेक्स कर दिया गया। फिर सेंट्रल चार्चर का रीजन 1834 में जो है वो मिस गवर्नेंस के तहत के यहाँ पर आपको गवर्नेंस नहीं आ रही है, और उस पे जो है वो जो है अपने साथ एनेक्स कर दिया गया। उसके बाद जो है फ्रेंडशिप भी की रंजीत सिंह के साथ। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ये चीज़ें हैं, तो आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे आगे और आगे हम देखेंगे लॉर्ड मैक्केल्फी के बारे में, फिर लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। ठीक है, इनका ज़्यादा पीरियड तो नहीं है। लॉर्ड मैक्केल्फी जो है 1835 से लेकर 36 तक रहे। ठीक है, इन्होंने जो है पास किया, फेमस प्रेस लॉ जो है वो पास किया था, और इसीलिए इन्हें कहा जाते हैं नॉन एज लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। ठीक है, विच लिबरेटेड द प्रेस इन इंडिया। तो लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैक्केल्फी को कहा जाता है। और इसी के बाद हम देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। ये जो है तकरीबन जो है 7 साल या 5-6 साल रहे यहाँ पर। 1836 से लेके 42 तक रहे लॉर्ड ऑकलैंड। इनके टाइम में फर्स्ट अफगान वार हुई 1836 से 42 तक हुई। 1836 से 42 तक हुई, 38 नहीं होगा। ठीक है, 42 तक हुई, तो याद रखेंगे ऑकलैंड। उसके बाद जो है अ, तो यहाँ पर जो है अफ़गान जब वार होती है, तो ये एक डिज़ास्टर माना जाता है इंग्लिश के लिए। क्योंकि जब इन्होंने अफ़गान को जो है कैप्चर करने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान के रीजन को, तो इनको अंग्रेज़ों को जो है वहाँ पर पहाड़ों पे लड़ने की तो आदत नहीं थी। तो इनकी जो है अफ़गानिस्तान, जो भी वहाँ के अफ़गान थे, उन्होंने बहुत बुरी हालत की, जिसकी वजह से जो है इंग्लिश की अगर हिस्ट्री में देखा जाता है कि ये मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती उस टाइम यही थी कि फर्स्ट अफ़गान वार जो हमने जो छेड़ी थी, वो हमारे लिए डिज़ास्टर था। ठीक है? तो याद रखेंगे ग्रेट ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया क्या था, अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो फर्स्ट अफ़गान वार थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ग्रेट ब्लोज टू द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट अफ़गान वार। चलिए आगे चलते हैं।
तो उसके बाद जो इनके गवर्नर आते थे लॉर्ड एलन बोर, तो इन्होंने आते ही जो है अफ़गान वार को बंद कर दिया। सबसे पहले 1842 में आए, सबसे पहले इन्होंने यही काम किया। ब्राउट टू एन एंड टू द अफ़गान वार, वार विद ग्वालियर शुरू होती है 1843 में, फिर एनेक्सेशन करते हैं सिंध का बाय चार्ल्स नेपियर इन 1843 में। एनेक्सेशन ऑफ सिंध कब होता है? 1843 में होता है, याद रखेंगे। एनेक्सेशन जो है ऑफ सिंध 1843 में होता है। वार विद ग्वालियर कब होती है? 1843 में होती है। और अफगान के साथ वार जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये जो वो पॉइंट थे जो लॉर्ड एलन बोर के टाइम में हुआ करते थे। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंगे, काफी मशहूर है लॉर्ड हार्डिंगे भी। इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है, और यही क्वेश्चन जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार किसके टाइम में होती है? लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में होती है। टाइम पीरियड याद रखेंगे 1847 से जो है वो 43 तक होती है, ठीक है। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ द लाहौर साइन कर दी जाती है 1846 में, ठीक है। और इसी के साथ जो है 1846 में ही फिर एंड हो जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार का। तो यहाँ पर जो है गेव प्रेफरेंस टू द इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो शुरू हो जाता है कि इंग्लिश जो एजुकेटेड थे कि उनको प्रेफरेंस दी जाती थी अनएम्प्लॉय, उनको एम्प्लॉयमेंट में जो है गेव प्रेफरेंस टू द इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट। इस बात को भी जो है आप याद रखेंगे। फिर हमारे पास आते हैं लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी तो काफ़ी मशहूर है, तो इन्होंने बहुत से काम भी किए हैं। इनके बारे में तो क्वेश्चन लाजमी जो है वो पूछा जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर 56 8 साल तक जो है ये रहे। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स जो है वो लाया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो क्या कहते थे कि ऐसे जो भी यहाँ के हुक्मरान थे, जो भी रूलर थे, अगर उनकी अपनी औलाद नहीं, अपना जो है कोई बच्चे लड़का नहीं, तो वो किसी और को अगर कोई उन्होंने सन जो है अडॉप्ट किया, तो उसको वो अपनी रूलर नहीं बना सकते। और ऐसी जगहों को जो है वो कैप्चर कर लेते थे, ठीक है, अपने साथ मिला लेते थे, एनेक्स कर लेते थे। तो इसी की तरीके से एनेक्स इन्होंने किस-किस को किया? कभी-कभी आपको ये भी आ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिश ने किस-किस इलाके को एनेक्स किया, जिनमें हमारा इलाका सितारा आता है, 1848 में जयपुर आता है, संबलपुर आता है, उदयपुर आता है और झांसी 1853 में नागपुर को भी और अवध को भी जो है वो एनेक्स कर लिया था। और फिर आप जानते हैं जब एनेक्स किया 1856 में, ठीक है, कुछ इलाकों को जैसे अवध था, इसको क्यों एनेक्स किया? इसको कहा कि आपको माल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको गवर्नेंस करने नहीं आ रही है, ठीक है, करप्शन है, वो है, ये जो है कह सकते थे इन्होंने कहा। और जो है उन इलाकों को उनके रूलर्स से जो है हुकूमत छीन ली गई, ठीक है। अब 1856 तक जो है ये काम किए। अब ये सारी जो जगहें हैं, यहाँ के रूलर, फिर हमने देखा 1857 में रिवोल्ट शुरू होता है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट इस वक़्त मैं अपने को दूसरे साइड नहीं लेना चाहता, मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स को जो है रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। 1853 में जो है पहली रेलवे लाइन, याद रहे लॉर्ड डलहौसी ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, और बाद में जो है इन्होंने डेवलपमेंट भी की। पहली बात क्या की इन्होंने कि रेलवे लाइन बिछाई। फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी 1853 में बम्बई एंड थेने के बीच में। और सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, रेलवे पूरा पढ़ाया है मैंने आपको अलग से स्टैटिक जीके में। टेलीग्राफ लाइन इन्होंने बिछाई, कहाँ-कहाँ से बिछाई? कोलकाता से लेकर आगरा तक। उसके अलावा इन्होंने पोस्टल रिफॉर्म भी लाए और पहली इश्यू की इंडियन स्टैम्प कराची में 1854 में विद पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लेके आए। तो यहाँ पर जो है बहुत से इन्होंने जो है काम किए। देखिए इनके और काम भी अगर मैं गिनाऊँ, जैसे कि एबॉलिश ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन्स, तो ये काम किया था इन्होंने। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में जो है वो लेके आए थे, जो कि आप नीचे पढ़ेंगे। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में द मेन फोर्स बीइंग ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। इनके टाइम में क्या लड़ाइयाँ हुई? बिल्कुल जो है वो कौन-कौन सी ही, बल्कि इन्होंने मिस गवर्नेंस के नाम पे जो है वो कैप्चर किए इलाके डॉक्टर ऑफ लैप्स के तहत। फिर फर्स्ट एंग्लो नहीं सॉरी सेकंड एंग्लो मैसूर वार
सॉरी, सेकंड एंग्लो सिख वार हुई इनके टाइम में, याद रखेंगे सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार, और इन्होंने पूरा का पूरा पंजाब जो है एनेक्स कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड बर्मीज वार 1852 में इन्हीं के टाइम में होती थी, और इन्होंने लोअर जो हमारा बर्मा था, ठीक है, उसे जो है वो एनेक्स कर लिया। फिर एनेक्सेशन जो है अवध का हुआ, बेरार का हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली। और इसी के बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्होंने पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वर्क उस पे भी काम कराया, हार्बर ऑफ कराची, बॉम्बे एंड कोलकाता जो है वो डेवलप किए इन्होंने, तो काफ़ी काम कर चुके थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी जो है वो पास किए गए, सिलेक्शन टू द सिविल सर्विस थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आज जो सिविल सर्विस की आप एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं, इन्हीं का जो है वो देन है कि इन्होंने उस टाइम जो है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रखवाया था। और इन्हीं के टाइम में जो है आज जो स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, जो आईआईटी रुड़की है, वहाँ पे वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो इंडिया में पहला था, वो इन्होंने ही जो है वो शुरुआत की थी उसकी, ठीक है। मेड शिमला द समर कैपिटल, शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया था। तो देखो कितने ज़्यादा जो है इन्होंने काम भी किए हैं। लॉर्ड डलहौसी ने बहुत ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए, ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए। हमने देखा ये पब्लिक वर्क इन्होंने किया, फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई, टेलीग्राफ लाइन बिछाई, ये सारे पब्लिक वर्क में ही तो आते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड पे जो है काम जो है वो कराया, पोस्टल रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आईआईटी रुड़की बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी जो इन्होंने कोलकाता में, बम्बई में, मद्रास में जो है वो सेटअप की इन्होंने, तो बहुत से काम किए हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। नहीं लगा अच्छा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँगे कहाँ पर कमी रही। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट कम से कम टाइम में देने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना। ऐसे स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हम अपलोड करते हैं उसमें, ठीक है। तो आप उसमें जो है एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ से जो है आप बाई कर सकते हैं मॉक टेस्ट। नीचे लिंक जो है कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और उसके अलावा टेस्ट में के अलावा आपको हमारी कुछ वीडियोस जो है मिलेगी, जो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे डांसेस ऑफ जम्मू का रहेगा, डांसेस ऑफ कश्मीर का रहेगा, हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर की कुछ वीडियोस होगी, और भी कंटेंट अपलोड करते रहेंगे हम उसमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, हमारी ये कोशिश है, आपको अच्छी लगी, तो इसका इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वीडियोज़ों को शेयर कीजिए। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी दूसरे हमारे सोशल मीडिया है, उनसे जो है वो ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मेरे को नहीं भेजना कि सर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर परसेंटेज की वीडियो का लिंक दो, सर टाइम एंड वर्क की वीडियो का लिंक दो। देखिए, अब मैं लिंक हर वक़्त आपके जवाब तो दे नहीं सकता, ठीक है? जो मैंने कहा, जो क्वेरीज़ होगी, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, वो चीज़ें भेज भेज दीजिए, ठीक है? कोई मैथ का क्वेश्चन है या कुछ, ठीक है? ऐसे जो है मैं हर किसी का जवाब तो दे नहीं सकता। तो आप इस चीज़ को ज़रूर जो है वो अवॉइड कीजिए, ठीक है? ऐसे पॉइंट्स जो है आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, इंटरनेट आपके पास है। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होती, बहुत ही ज़रूरी होगा, तो वही चीज़ें जो है वो माँग लिया करें, ठीक है? बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, अब वहाँ पर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।